खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमिद बड़ी सब्र में हूँ सईद काजी नाज़रीन। ऑडियो लीक्स के लिए हुकूमत ने एक जुडिशल कमीशन बना दिया है और ये भी एक बड़ी एक ट्रिकी सा सवाल है और कोशिश करेंगे कि माहिरीन से हमारी बात हो सके कि ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है किस हद तक लीगल है और अगर नहीं तो फिर उसकी एविडेंस की क्या हैसियत होगी। निगरान हुकूमत इलेक्शन नहीं करा सकती तो फिर हुकूमत का कोई जवाब रह जाता है या नहीं रह जाता। ये केस कोर्ट में भी है। इसमें देखते हैं कि मुअज़्ज़ज़ अदालत क्या फ़ैसला करती है। उधर हमें अभी देखा कि PM साहब एक इशू को दोबारा से लेके आए हैं और हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं जनाब जनरल आसिम मुनीर उनके हवाले से इसको क्या ज़रूरत है, इसको वो अब उनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है। इमरान खान साहब जो हैं वो अपोजिशन में है। बहरहाल पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि श्रीलंका से भी ज़्यादा महंगाई है और कुछ खबरें इकॉनमी के माज पर भट्टी साहब हम आपसे शेयर करेंगे कि धड़ाधड़ हम सिर्फ बाहर से नहीं कर्जा ले रहे, मुल्क से भी ले रहे हैं, उसके रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं और वो कर्जा खर्च कहाँ हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। मगर पहले आ जाते हैं ये जो कमीशन बना है, तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई बड़ा ज़रूरी काम है जो कल कर लेना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपने कहा खबर है, मैं खुश आमदीद। आजकल तो खबर देना क्राइम है। IG पंजाब है उस्मान अनवर, वो गिरफ्तार कर लेता है, लोगों की बेटियां उठा लेता है, लोगों की माएँ उठा लेता है, बच्चे उठवा देता है, हुक्म देता है, 4 टीमें बनी। यार आप भी तारीफ करते हैं, वो सुना जेंटलमैन है बड़े। मैं उनको पर्सनल जानता हूँ। हाँ। लेकिन मैं किसी के गलत गैर कानूनी काम की तो नहीं करता। परसों रात तक ऑर्डर था औरतें भी उठा ली जाए, अब बाप बेटा उठाए। खैर अब आ जाते हैं ऑडियो लीक की तरफ। और हिलते झूलते मिनिस्टर साहब आप बड़ा कहते हैं ड्राइवरों को पकड़ो, इसको गिरफ्तार करो, करवा लो गिरफ्तार, ये शौक पूरा करो। आपको जो हिलने जुलने का शौक है ना, इसके भी एविडेंस है। एविडेंस मैं कह रहा हूँ, एविडेंस जुबानी नहीं मैं कह रहा। हमने चीफ जस्टिस से गुजारिश की है, हमें वो टाइम देंगे तो उधर जाएंगे। कल इन्होंने दरअसल हमारे एक रिपोर्टर को 3 थानों की पुलिस ने छापा मारा, जैसे उसामा बिन लादन आ गया मुल्क में, कोई राह का एजेंट आ गया। और ये हिलता जुलता जो है ना, बैलेंस करे अपना, इसकी काफ़ी चीज़ें हैं वीडियो की शक्ल में। खैर हम आ जाते हैं इस पर, ऑडियो लीक्स और जुडिशल कमीशन की तश्कील। बाद आईनी माहिरीन कहते हैं कि हुकूमत जुडिशल कमीशन बना ही नहीं सकती। उसकी जवाब दे दो भाई साहब, चोरी की मोटरसाइकिल, किसी की मोटरसाइकिल आप चोरी करते हैं और बेचने जाते हैं, कानून में खरीदने वाला भी मुल्ज़म, बेचने वाला भी मुल्ज़म। पहले तो ये बताएं ऑडियो लीक की किसने, रिकॉर्डिंग की किसने? नहीं, रिकॉर्डिंग किसने की, रिकॉर्डिंग तो पता नहीं किसने की, इसकी क्या यकीनी है? नहीं, और क्या ये जो टैपिंग है, फोन टैपिंग है, ये क्या लीगल है? ये किसी से बात भी करते हैं? लीगल नहीं है, वो टेप रिकॉर्डिंग वाला नहीं मानता तो ये केस चल ही नहीं सकता। अब भाई चोरी की मोटरसाइकिल मैं कह रहा हूं नहीं बिक सकती, खरीदने वाला भी पकड़ा जाता है और बेचने वाला भी। तो जजों की, सांस की, जज साहबान की फैमिली की या वजीर आजम की ऑडियो रिकॉर्ड करना एक क्राइम है और इसके बदले में 10 साल की सजा है। वो कैसे बचेंगे? ये कमीशन चल कैसे सकता है? क्या ये जो कमीशन सुन रहे हैं नहायत काबिल एहतराम है, नहायत काबिल एहतराम। कल को उनकी वीडियो आ जाए तो उस पर भी कमीशन करेंगे। जस्टिस कयूम की कितने कमीशन बने थे बताए ना काजी साहब? नहीं, वो तो नहीं, वो अब अब्दुल्ला है। अच्छा नहीं बड़ी साहब, मैंने एक बात सवाल करना आपसे। यहाँ मैं और आप थे और हमारी बात एतजाज हसन साहब से हो रही थी, अगर मेरा हाफसा साथ दे रहा है तो आपने वो गैजेट लेके अदालत में जाने हैं, वो आप बताएंगे ये रिकॉर्डर था, ये इसने रिकॉर्ड किया, ये गुफ्तगू हुई और ऑन करना पड़ेगा। जो आपको याद है वो अरशद मलिक साहब के केस में ऑन नहीं किया था मुस्लिम लीग नून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो ये इसकी क्या जरूरत थी? काई साहब ये जरूरत क्या है? अब मैं आपको बताता हूं, जिन्होंने ये ऑडियो वीडियो लीक की है ना, नवाज शरीफ ने 3 पाकिस्तान में नून लीग के वजीरों को कहा है कि 9 मई के वाकया में PTI के खिलाफ जितना गंद उछाल सकते हो, इन्हें दहशतगर्द साबित कर सकते हो, करो। वो ऑडियो क्यों नहीं लीक सामने आ रही? 3 वजीरों को कहा, इसमें आपको पता है पेड ऐड चल रहे हैं, इश्तिहारात अरबों रुपए तुम्हारे आपके मेरे पैसों के। वो भाई वो वाकया गलत हुआ है, जिसने तनसीबात पे किया उन्हें करार वाकया तो पागल ही उसकी सपोर्ट करेगा? नहीं, कोई कर ही नहीं सकता। हाँ। कोई पाकिस्तानी। लेकिन उस पर नवाज शरीफ कह रहा है कि ये वाहिद मौका है, वरना इमरान खान हमें चित कर गया है,
हम इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते। अब इस इशू को सारा इमरान खान के गले का तोग बना दो। वो कैसे बना दोगे भाई? चंद लोगों जिसने गलत किया उसको सजा हो जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जिसने भी किया ये अलग बात है कि 4 घंटे तक रोका क्यों नहीं गया, ये एक सवाल है। बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं उठाऊंगा। नहीं वो जाहिर है, वो तो उसका कोई उस पर कोई क्लैरिटी के साथ सामने भी नहीं आ रहा। और जो इनके मतलब है 25 मई को तो मक्खी नहीं आपने जाने दी। जब आपने रोकना हो, घरों को बाहर नहीं निकल पाता कोई, तो इमरान खान को आप पकड़ रहे हो। जो हुआ गलत हुआ। सर्कस किसी की साइकिल भी जलाई, एक डैशबोर्ड भी तोड़ा। कादी साहब सिर्फ और सिर्फ ये गेम है कि इमरान खान को अवाम में ये माइनस कर रहे हैं, अवाम प्लस करती जा रही है, प्लस दर प्लस होता जा रहा है। और इस वक्त वो 2/3 मेजोरिटी से भी ज़्यादा जीत जाएगा। वो तो इलेक्शन होगा, उसको रोकने के लिए मेरी असेसमेंट है ना, फैसला तो मैं नहीं दे रहा, मैं जज तो नहीं हूँ। ऑडियो वीडियो लीक खेल लें, 9 मई खेल लें, जो मर्जी खेल लें, इतने पॉपुलर हो गए हैं, लाइनों में लग के पीटीआई के लीडरशिप छोड़ रहे हैं, यहाँ छुड़वाया जा रहा है, तो इलेक्शन करवा लें। का सब सिंपल बात है ना। इमरान खान अगर आप समझते हैं सियासी रियलिटी नहीं है, ये ऑडियो वीडियो के केस में छुपने की इन्हें अब गुंजाइश नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये 90 और 70 की दहाई से नहीं निकल रहे। मैंने आप पता करें कि लिबर्टी से जुलूस कितने बजे चला, क्यों नहीं रोका गया। अगर पुलिस ना चाहे 25 मई को क्यों नहीं लॉन्ग मार्च उधर गया इस्लामाबाद। और 10,000 मकामात है, पुलिस हिलने नहीं देती कदम। यार बेवकूफ समझा हुआ। अगर ये है इसको करें। कभी ऑडियो लेक के पीछे, कभी तोशाखाना ले आते हो, कभी टेरर ले आते हो, बासवाए तुम्हें गंदगी फैलाने की। आप ये समझते हैं भट्टी साहब कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये सवाल पूछ सकती है और पूछना पड़ेगा? देखिए ना, अब उसकी विरासटी या उसकी जो हकीकत है वो इस्टेब्लिश करने के लिए अदालत तो एविडेंस देखती है। और फादर जज जो है हमारे बड़े अपराइट जजेस हैं, तो ये कहेंगे कि इसका एविडेंस लाएं। और ये जो कहा था इत्तेजाज अहसन साहब से, अगर हमारी बात हो सके कि वो गैजेट भी लाना है जिससे आपने उसको रिकॉर्ड किया है। वो चीज़ जाए बकुआ जो जिससे, यानी कि आप किसी को कत्ल करते हैं, गोली मारते हैं, वो पिस्टल बरामद करना होता है, जिससे ये रिकॉर्डिंग हुई है वो देना होगा। उसमें एडिटिंग तो नहीं की गई, कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं डाला गया, कोई डबिंग तो नहीं की गई। मेरा ख्याल है ऑनरेबल फायद ईसा साहब इस केस को सुनेंगे नहीं, क्योंकि आईनी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक ऑडियो वीडियो चोरी छुपे बनाना जुर्म है। जुर्म एक जुर्म करने वाले को नहीं पकड़ोगे तो ऑडियो वीडियो की किसके पुफी के बेटे को पता था कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सास की ये आवाज़ है। हर टीवी कह रहा था ये आवाज़ है, मैंने तो आज तक उनकी आवाज़ नहीं सुनी, मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता। ये कौन बनाता है कि ये इसकी आवाज़ है, इसकी आवाज़ है? नहीं वो देखें, काजी फाइज साहब एक बड़ा लीगल माइंड है और यकीनन वो अपनी बसीरत के मुताबिक और अपराइट जिस तरह के वो शख्सियत हैं उस पर फैसला करेंगे। मगर सवाल ये है कि भट्टी साहब, मैं तो कहता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है कि अदालत इस काम को एक कोई काम तो हो जाए कि पता चले यार ये क्या खेल क्या है। क्योंकि ना हम कोई ना कोई पैदावार में इजाफा हो रहा है, सिर्फ ऑडियो लीक्स की पैदावार में इजाफा हो रहा है। देखिए पाकिस्तान ने जो तरक्की की है ना 13 माह में या इससे पहले भी, करप्शन में, धांधली में, फ्रॉड में, कमीशन में, आइन को तो आपने अमलन ख़त्म कर दिया हुआ। आपके चीफ जस्टिस के हुक्म के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होना था, 14 मई गुजर गई। बकौल एतजाज अहसन के, बकौल सलमान राजा के, बकौल तमाम आइनी माहिरीन के, हर हाल में 90 दिन में इलेक्शन है। जिस मुल्क में आइन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं माना जाता, वहाँ ऑडियो का जो झूठा एक गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्डिंग की गई ऑडियो या वीडियो, उसका फैसला कौन? नहीं, ये तो हम झूठा सच हम क्या फैसला करेंगे। लेकिन बहरहाल ये तो बादल नजर में यही लगता है कि ये सब यहाँ आप कह दें इनवे इनफ प्राइवेसी है। काजी साहब सिर्फ ये आप यहाँ हुक्म कर दें कि ये कानून है कि आपकी मेरी हर एक की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करना जायज़ है गैर कानूनी तरीके से, यहाँ तो ये कह नहीं। मेरी तो मैं क्योंकि लीगल माइंड नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये इसमें तो आप माशाल्लाह माइंडलेस भी नहीं है, मुझसे ज़्यादा साहिब इल्म है। मैं एक झटकी बात कह रहा हूँ, यहाँ कोई आदमी आइनी माहिर ले लेते हैं, इत्तेजाज साहब या दीगर जितने भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं
किसी की चोरी वीडियो बनाना या ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग करना प्राइवेट लाइफ में, अभी आपने खबर ये दी थी शुरू लीगल है। में कि उसकी कैद है, ये कहाँ से आपने मैंने, मुझे आईनी माहिरीन ने कहा भाई ये जुर्म है, जुर्म। मैं कह रहा हूं कि ये हुकूमत बहुत बड़ी गलती कर रही है, इस दायरे में ये भी फंसने वाली है। 2 काम शुरू हो गए हैं बैकडोर। एक तो 13 महीने में मुल्की दिवालिया, दूसरा कोर कमांडर हाउस पे हमला करने वाले या दीगर कोई नहीं बचेगा, पसे पर्दा रहने वाले भी नहीं बचेंगे। 2 इंक्वायरियाँ शुरू हो गई और इन्हें सजा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, ये ऑडियो जो नवाज शरीफ ने मुबैना तौर पर 3 वज़रा को कहा इसको खूब उछालो और इसको एस्टेब्लिशमेंट को भी, इसकी भी किसी ने ऑडियो बनाई है। ऑडियो बनी है तो मैं कह रहा हूं, अब वो लीक करे ना करे उनकी मर्जी, मुझसे पूछ के करते हैं। मैंने भी इनको 30 साल कवर किया। मुझे उसने कहा कि सर ये हो गया, तो मैं कहा यार फिर ये भी लीक करा दो। कहते पागल है काजी साहब, ये चीज़ें इनके गले की हड्डी बनेगी तो का आज PDM की हुकूमत की। ये लिख ले मेरी बात, ये मैं रहूं ना रहूं ये तो अल्लाह को पता है। ये जो काम कर गया ना 2-3 जिसमें मुल्क को डैमेज कर रहे हैं, जिसने जुर्म किया इसको सजा हो। आप पहले तोशाखाना लगे रहे, फिर उसकी बेटी पे लगे रहे, फिर 150 पर्चे करा दिए, 2 कातलाना हमले करा दिए। उन सब पर नाकामियों के बाद आप अदारों को, और खुदा ना हादसा जो मेरी फ़ौज, आपकी फ़ौज, जो हर पाकिस्तान की फ़ौज, और यार शहीद तो हमारे माथे का झूमर है। इस मुल्क में दुनिया में कोई अपनी फ़ौज के खिलाफ होता है, अगर कहीं एक आधा गलत हो रहा है तो उसको मुतालबा करना चाहिए, इसे रोके। अगर कोई सहाफ़त में ब्लैकमेलिंग कर रहा है तो उसको रोकना कोई बुरी बात थोड़ा। तो कादी साहब ऑडियो लीक असूली तौर पे मुझे माहिरीन का कहना है कि सुनेगा नहीं, क्योंकि वो कहेगा भाई ये मामला ही चोरी का है। अच्छा भट्टी साहब, ये भी अगर बात हमारी हो जाए किसी से कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ जुडिशल कमीशन है, इसमें क्या जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके साथ मुशावरत जो है वो ज़रूरी है या नहीं, तो इसमें भी हमारी रहनुमाई हो सकती है अगर प्रोफेसर साहब अगर कोई देख लें। मगर भट्टी साहब एक और जो बात है, अभी हम देख रहे थे कौमी असम्बली के फ्लोर पर हमारी इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ जो कि किसी मुल्क के अहम लोग होते हैं, ज़ाहिर है बैकडोर बहुत सी बातें भी होती हैं, तो क्या इसको हमें इस तरह से करना चाहिए कि वो यूँ अपॉइंटमेंट हुई थी तो यूँ उसने कर दिया, क्या फिर इस पर फिर कल वजाहत आई ISPR को भी करनी पड़ सकती है? तो ये इनको खुफ्ता रहने दे तो बेहतर नहीं है, सियासी लड़ाई करें आप किसकी? ये अभी जो PM साहब फ्लोर हाउस पे बात करते, क्या कहा उन्होंने यही कहा है ना जनाब कि ये जो अपना उस वक्त ISI के चीफ थे देन वो उन्होंने कुछ करप्शन के सबूत दिए थे उस वक्त की जो खातून अव्वल हैं मोहतरमा बुशरा साहिबा, उनके हवाले से। तो अब इसको एक स्कैंडलाइज करने की कोई ज़रूरत है? देखिए काजी साहब, अगर कोई सबूत है तो निकाल लेके ले आए। सैयद आसम मुनीर साहब हाफ़िज़ कुरान है और हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं जितना मैं जानता हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ, वो नवाज शरीफ को नहीं बता सकते। अगर वो उस वक्त DG ISI थे, DG MI भी रहे हैं, DG MI भी रहे हैं, उन्होंने ओथ लिया होता है। ये जो अपनी चीज़ है किसी को, शहबाज शरीफ को वो शेयर कर ही नहीं सकते। शहबाज शरीफ फिर इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगा रहा है। एक DG ISI कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर की बात शहबाज शरीफ को क्यों बताएंगे? ये तो उस वक्त अपोजिशन में थे, जेलों में थे। इन पर तो उस वक्त के कुछ लोग कह रहे थे क्रास लगा हुआ। ये मुझे खुद लोगों ने कहा, ताकतवर तरीन लोगों ने। तो ये कैसे मुमकिन है कि फुट सोल्जर, प्रोफेशनल फुट सोल्जर सैयद आसम मुनीर, अगर वो उन्होंने किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन वो आके शहबाज शरीफ को बताएं जो अपोजिशन में है। जाहिर है मैं ये कहता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए और सेंसिटिव और एहसास। ये जान के अदारों को और अवाम में फासला पैदा करना चाह रहे हैं, हमारी इनसे यही मिन्नत है। देखिए कैसे वक्त में जहाँ मेशत का अज़ाब हमारे गले में पड़ा हुआ है और हम पाकिस्तान की अदलिया और फौज को मुतनाज़ा ना बनाएं। अच्छा साहब, अभी हमने ये टेलीग्राफ की खबर पे भी आना है, मुझे ये फरमाएं कि 90 दिन मुकम्मल हो चुके और निगरान हुकूमत के जो हैं उन्होंने जाके अदालत में कह दिया कि जी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते और सुप्रीम कोर्ट तारीख नहीं दे सकती इलेक्शन के। तो जो वजह तस्मिया है, मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि जनाब भट्टी साहब मैं प्रोग्राम नहीं कर सकता मगर ठीक है मुझे तनख्वाह मिलते रहना चाहिए, तो आपकी क्या मेरे बारे में राय हो? कादी साहब देखें, आप इसमें थोड़ा जा सियासी हम बुज़दिल हो गए हैं, हम कमज़ोर भी हो गए हैं।
हम सच भी नहीं पूरा बोल पाते, लेकिन मिनिमम ये कोशिश कर सकते हैं झूठ ना बोले। मुशर्रफ साहब हो या ज़ियाउल हक साहब हो, 90 दिन के लिए आए थे, डिक्टेटर थे, आइन तोड़ के आए थे। नहीं, ये तो आइन तोड़ के नहीं आए ना, ये तो 90 दिन के बाद एक दिन भी गैर कानूनी इनके हुक्म मानने वाले एतजाज एहसन साहब के बकौल आइन शिकनी कर रहे हैं। जो इनका ऑर्डर मान रहा है, इन्हें रेस्ट हो जाएंगे ये सारे। जिस दिन किसी जज ने सुन लिया कि इधर आ जाए भाई, आपका 90 दिन का इलेक्शन कराना था और कुछ 10-12 दिन और 120 दिन हो गए हैं गालबन, इनका तो कोई हुक्म ही जायज नहीं है। अगर चोरी का पैसा आप किसी फंक्शन में लुटा देते हैं तो वो फंक्शन भी गलत है, चोरी का पैसा भी गलत है, इनका तो वजूद रहना ही गलत है। यहां मुझे कोई बता दे आईनी तौर पर ये ताहयात वजीर आला बन गए हैं, निगरान हुकूमत बन गई है, निगरान हुकूमत ताहयात KP और पंजाब की बन गई है। आइन है ना, आइन में ही था ना कि केयर टेकर हुकूमत आके 90 दिन में इलेक्शन कराने की पाबंद है। और ये उमर अताब बंदयाल साहब ने खुद कहा है कि हम इससे एक दिन भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आपके सामने जो हालात हैं, आप डंडा बरदार लेके जा रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा, हट गए हैं, क्योंकि 14 मई को गुजरे हुए आज 22 मई हो गई है। 11 जनवरी को गालबन असम्बली तहलील हुई थी और 12 मई को इन्होंने ओथ संभाला था। 120 दिन हो गए हैं। अब ये किसने क्या निगरान हुकूमत कर रही है? और वो एक IG जिसने कुलसूम नवाज को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे, वो अल्लाह ताला उनके दर्जात मारे। कुलसूम नवाज शरीफ साहब आप भी सुने, मरियम साहब आप भी सुने, पता करें कि मरहूम को छापे मारने के लिए कौन सा अफसर उछल रहा था छोटे कद का, 3-3 फुट 5-5 फुट, कि मैं कुलसूम को अरेस्ट करके दिखाऊंगा। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आज वो हमारे घरों पे ताले लगवा रहे हैं, आज साफियों के घरों पे छापे मार रहे हैं, कभी CTD भेजते हैं। अच्छा, भट्टी साहब हमें ज्वाइन किया है मोहतरम अजहर सिद्दीक साहब ने, एक आइनी माहिर भी हैं, वकील भी हैं। थैंक यू वेरी मच अजहर सिद्दीक साहब। मैं 2-3 बातें, पहले तो मुझे ये बता दें कि ये जो जुडिशल कमीशन बना है, इसकी फॉर्मेशन के हवाले से जो कैबिनेट डिवीजन ने जो नोटिफिकेशन निकाला है, ये कैसे बनता है, इसका प्रोसीजर फॉलो हुआ है? और जो ये ऑडियो लीक्स हैं, या ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी में आता है, या इसकी क्या कानूनी हैसियत होती है जो इस तरह से एविडेंस इकट्ठा किया जाए? परमिसिबल होता है वो? जनाब अजहर सिद्दीक साहब। बहुत शुक्रिया जी। मैं तो बस हैरान हूँ और मुझे दुख और अफसोस इस बात का हो रहा है कि हमारे जज साहिबान को बहुत सोचना चाहिए था कि अदलिया को एक तकसीम करने की घिनौनी साजिश है, उन्हें इस कमीशन का हिस्सा बनना नहीं चाहिए था। उसकी मेन वजह समझ लीजिएगा, जस्टिस काजी फायदी साहब की जात के हवाले से बहुत से सवाल उठे हुए हैं। जस्टिस आमिर फारूक साहब का पिछला जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जो मामला उठाए हैं, वो बहुत सवाल उठे हुए हैं। तो वो एक बात नजर आ रही है कि ये शायद हुक्मरान अपने उस एजेंडे को पाया तकमील पे लाने के लिए वो जो तरीका कार तय किया उसमें वो काम, लेकिन ये भूल गए कि जस्टिस काजी फायदी साहब का केस था जिसमें इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट को कहा था इंक्वायरी करने के लिए, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट को बाकायदा एसेट की इंक्वायरी करने के लिए, और वो सुप्रीम कोर्ट ने वो सेट असाइड कर दिया। वो कह दिया कि ये सिर्फ और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है, आर्टिकल 209। और सिर्फ वहां नहीं, सिर्फ उस जगह नहीं, ये उससे आगे भी बात कही थी, अगर आपको याद होगा अपना इफ्तिखार चौधरी साहब के केस के अंदर भी, वहां भी बाकायदा कि अगर किसी इस मामले में अगर कुछ काम करना चाहते हैं, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के जो है ना, ये है इंतजामी मामला के हवाले से, हुकूमत इंतजामी मामला में। लेकिन ये क्या अदलिया के मामला में, ये अदलिया की आज़ादी से यहाँ मुतसादम है, और मैं इसको मेगा फील्ड में मबनी इसलिए कहूँगा। अदर सलीम साहब, मैं थोड़ा सा आपसे रहनुमाई चाहता हूँ। मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फायदी साहब, चीफ जस्टिस, ये मुझे ये बता दें, ये जो कमीशन बनाया गया है, आइन में आसान लफ्ज़ों में इसकी गुंजाइश है, हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि चीफ जस्टिस की मर्जी के बगैर कमीशन बना दिया जाए एक ऐसे काम का जिसकी ऑडियो वीडियो बनाना चोरी है, गैर कानूनी है? कमीशन बना सकती है हुकूमत जो उन्होंने बनाया है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आर्टिकल 4 और 5 की जहां वायलेशन है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपको याद होगा, अरशद मलिक की ऑडियो और वीडियो वाला मामला आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच ने उसमें ये असूल तय कर दिए
कि अगर ऐसे मामला होंगे तो इसका बाकायदा अगर करना है तो अदालत में जाना है, अदालत ने तयन करना है इसका कि ये ऑडियो वीडियो है सही है या गलत है। यानी ये, और जो सबसे आम इशू है, आप ये कमीशन बना के लाइसेंस देने लगे हैं इनको कि कोई भी ऑडियो वीडियो लीक करे, प्राइवेट आर्टिकल 9 और 14 की जहाँ खिलाफ वर्जी हो, वह जजेस की ऑडियो और वीडियो लीक करके आइंदा से आप लाइसेंस दे देंगे कि जिसका दिल चाहे जो मर्जी आकर बैठ कर करे। पहली तो बात है ये गैर कानूनी काम है। और जहां इससे आगे अगर बात आप लेकर चले तो आपको पता, हमें सबको पता होना चाहिए कि अगर कोई इस तरह का कमीशन बनाना भी है तो ये चीफ जस्टिस के पास जाना है। उन्होंने आगे देखना है कि किस जज को भेजना है, किस जज को नहीं भेजना। ये जज ने अपने कहाँ से इंतखाब अपने तौर पर बना के कि मैं आ जाऊंगा, मैं कर लूंगा, ये उसका कोई कंसर्न नहीं है। ये मामला जितना भी ये फैसला जो करना है जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने करना है। तो वैसे भी मैं एक अपने तौर पर अभी एक काम कर रहा हूँ, मैं उनको एक नोटिस सेपरेट दे रहा हूँ कि आप ये वापस ले लें, और मैं उनकी कापियां जो हैं मोहतरम जस्टिस काजी फायजी साहब दोनों जजेस को भी भिजवा रहा हूँ कि आप इस मामले से पीछे हट जाएं। ये अग्रिया किया, ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है, ये बदनीसी पर अमली काम। अच्छा अदर साहब एक तो आपने ये रहनुमाई फरमाई कि ऑडियो लीक करना ही जुर्म है, किसी की रिकॉर्ड करना प्राइवेट लाइफ में, एम आई राइट सर? जी एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा, इस पे कमीशन नहीं बन सकता। अब जरा हमारी रहनुमाई फरमाएं, 90 दिन के लिए निगरान हुकूमत बनी थी इलेक्शन कराने की, चलो पीटीआई के खिलाफ तो किया, अब सहाफियों के घर उनकी बीवियां बच्चों को उठाया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है, और 6 सहाफियों को मुबैना खबर है कि अरशद शरीफ की तरह मारा या इमरान रियाज की तरह गायब किया जा सकता है। इसमें हम कानूनी तौर पर चीफ जस्टिस से भी गुजारिश कर चुके हैं पाकिस्तान से, हम कहां से इंसाफ लें? 10,000 से ज्यादा लाहौर में छापे पड़ चुके हैं। अच्छा आरम भट्टी साहब, एक तो बताता चलूं, 90 दिन से ज्यादा ये निगरान हुकूमत चल नहीं सकती। उसकी आईनी हैसियत को शेख रशीद साहब और 2 खवातीन साबका एमपी की तरफ से चैलेंज कर दिया है। जैसे शाहिद करीम ने नोटिस जारी कर दिया है, बकायदा समात के लिए इसको मंजूर कर दिया है, और अगले हफ्ते के लिए इस हैसियत पर 90 दिन से ज्यादा कर। लेकिन सबसे मजेदार बात जो है कि ये निगरान हुकूमत वो इख्तियारात इस्तेमाल कर रही है जो इनका इस्तेहकाक ही नहीं है। इसमें भी हमने लाहौर प्रेस क्लब के सदर जनाब मोहम्मद आजम चौधरी साहब की तरफ से एक आईनी दरखास्त दायर की थी। आज लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस असद गुराल साहब के सामने पेश हुआ, और जितने सहाफी और फैमिलियों को जिनको उठाया गया था उनको रिकवरी के लिए सीसीपीओ लाहौर को लिखा है। और उसके अलावा लाहौर हाईकोर्ट ने बाकायदा हरासा करने से, रेड करने से भी रोका है। और ये गालिबन यानी यहाँ हाईकोर्ट में बैठे हुए तो जो पुराने भुट्टो साहब के दौर में जिनको सजाएं मिली थी, वो भी यानी पीपल्स पार्टी के पुराने लोग वो तौबा कर रहे थे कि हमने जनरल जियाउल हक के दौर में ये हाल नहीं हमने देखा कि जो इस वक्त सहाफियों के साथ इस दौर में किया जा रहा है। और वो अच्छा अदर साहब, आपसे मजीद रहनुमाई चाहूंगा। आप एक वकील हैं और मुझे याद है हमने इकट्ठे इफ्तिखार चौधरी की जदोजहद में बहुत हिस्सा लिया था। जैसे आप अदालत में पेश होते हैं, इसी तरह अगर कोई इवेंट हुआ है वो नहीं होना चाहिए था जनाब साहब, उधर जो साफी गए उनके घर में छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है, और आईजी उस्मान अनवर साहब गलत बयानी से काम लेते हैं, नहीं किया। क्या साफी का इवेंट पे जाके रिपोर्टिंग करना जुर्म है कानून में, ताकि हम ये छोड़ दें काम? देखें, ये तो इन्होंने जुर्म बना दिया है ना जी। आइन का आर्टिकल 19 और 19 से पढ़ लें, ये आपका फंडामेंटल राइट है, अवाम का फंडामेंटल राइट है कि वो राइट आपने उनको देना है, वो छीना नहीं जा सकता राइट, जो मर्जी हो जाए। और ये और बड़ी मजेदार बात आपको बताई कि ये जो एविडेंस आप लोगों ने दी है, उस एविडेंस की बुनियाद पर तो असल कल्प्रेट को पकड़ रहे हैं। यानी फिर तो दे सारी एविडेंस वापस, क्यों एविडेंस इस्तेमाल किया आप लोगों की तरफ से दी गई एविडेंस जो आप लोगों ने बनाई थी, जो आपने वीडियो कवर की है, वापस है सारा, जिसकी बुनियाद पर जियो फैंसी की बुनियाद पर आप बदमाशी में तो ले आए हैं। और सिर्फ इस हद तक नहीं है कि सिर्फ जिनके नंबर आए हैं, आप अंदाजा लगाएं उनकी फैमिलियों को उठाकर तशद्दुद कर रहे हैं। भाई उनका ताल्लुक ही, अगर किसी के भाई के नाम पर नंबर है उसको उठा लिया उन्होंने। और ये बदमाशियां जो है ना, यानी ये बुनियादी हकूक की पामाली जो इस दौर के अंदर हो रही है, ये जमहूरी हुकूमतें हैं, 13 सियासी जमातों का टोला है जो जिनका। अच्छा अगर साहब, इसके बाद काजी साहब आपसे सवाल करने में बेताब है, हम थोड़ी सी गुजारिश है। निगरान हुकूमत खुद कहती है कि गई है कि हम इलेक्शन करा ही नहीं सकते, और 90 दिन की बजाय 120 दिन हो गए हैं।
इनकी आईनी हैसियत फिर है क्या? ये खुद तो इलेक्शन कराने से भाग रहे हैं, 120 दिन से ज़्यादा इनको हो गया है। तो ऐसे में अगर इनके खिलाफ कोई दाद रसी चाहता है तो क्या करे? देखिए, जैसे मैंने ये बताया है कि शेख रशीद साहब की तरफ से और 2 खवातीन एमपीए की तरफ से दरखास्त दायर कर दी गई है और लाहौर हाई कोर्ट ने उसमें बाकायदा नोटिस भी ले लिया है, और दरखास्त समाअत के लिए मंजूर भी कर ली है कि 90 दिन से 1 दिन या ज्यादा नहीं हुकूमत रह सकती है। आइन का आर्टिकल 224, 112, 105 बड़ा क्लियर है। अदालत ने मेरे से सवाल ये पूछा बाकायदा कि आप 100 अगर ये वापस हो जाए तो क्या पोजीशन होगी। मैंने 133 पढ़ के बताया कि चौधरी परवेज अलाई जब असेंबली तहरीर होने के बाद वजीर, आप उस पोजीशन पे आ चुके हैं कि जब ये इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते तो ये यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं। यानी ये तो इन्होंने जवाब जो बात दाखिल की है इलेक्शन कमीशन के सामने, वो अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए सारा कुछ किया है। यानी बखलाफ आप सोचे तो सही कि जो कुछ भी हो रहा है इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और अब इसमें क्या खामोश बैठा जा सकता है। अच्छा, अदर साहब ये फरमाइए, अदर सिद्दीक साहब, कि अब क्या इसका आउटकम हो सकता है? क्या आला अदलिया जो है कोई एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर सकती हैं? इसको कैसे लीगल शक्ल दी जा सकती है मुमकिन तौर पर? देखिए नहीं, मैंने हुक्म इम्तनाई की दरखास्त के ऊपर बाकायदा जो मैंने कोर्ट के सामने आर्गूमेंट बनाया है, या जो हम आईनी तौर पर समझते हैं, वो चौधरी परवेज अलाई इस जगह पर वापस आ जाएंगे। चौधरी परवेज अलाई जो है इस सीट के ऊपर वापस आ जाएंगे आइन के आर्टिकल 131 को सामने रखते हुए, क्योंकि जिस वक्त ये जमीयत तहलील की थी उसके बाद वजीर आला वो रहता है जो जाने वाला वजीर आला होता है, और जब तक नया वजीर आला नहीं आता तब तक वो वजीर आला ने फराइज अंजाम देने हैं। निगरान सेटअप के दरमियान एक वजीर आला बना, उसने काम ही कोई नहीं किया, वहां सिवा एक सियासी जमात को टारगेट बना के वो इलेक्शन कमीशन, यानी गोया ये लीगल पोजीशन है। अदर सिद्दीक साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। नाज़रीन, ये है, लेके गए हैं एक पिटीशन और अब क्या आउटकम होता है वो हम देखेंगे। मगर एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। कुछ और ख़बरें, एक तो मैशत का महाज जिस पे बुरी तरह हम नाकाम हैं, क्यों है, और फिर ये जो महंगाई है ये क्या मामला है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अंग्रेज़ी का एक मुहावरा होता है कि टू वॉश योर डर्टी लिनन आउट इन द स्ट्रीट, कि भाई अपने गंदे कपड़े चौक में ज़रूर धोने हैं। इतने प्रेसिंग इश्यूज़ हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को डिसक्रेडिट करने के लिए आपकी जो माशी कारकर्दगी है उसे हम अगर बाम अरूज पर ले जाएं तो खान साहब की पॉपुलैरिटी तो वैसे ख़त्म नहीं हो सकती। काजी साहब इमरान खान को नहीं कमज़ोर कर रहे, ये पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 13 जमाता मिलके अपने एहतसाब से बचने के लिए। आपको याद होगा मोहतरम, नवाज शरीफ साहब को जब सज़ा हुई नैब से, उन्हें हस्पताल लाया गया, उन्हें हस्पताल से लंदन भेज दिया गया, और ख़ुद ख्वाजा आसफ साहब ने अब हमारे दोस्त मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में कहा है कि उन्हें तो एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा था। ये अदारों पर शुरू से हमला आवर हैं, और मेरी आज अदारे लिख के रख ले, बात करें इन पे एतबार, हमें कोई भी नहीं, हमारे लिए तो काबिल एहतराम है। शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा मेरे लिए काबिल एहतराम है, ये डसेंगे इनको दोबारा। अच्छा, ये मैं एक शॉर्ट भी सुनवा दूं आपको, अभी मेरे ख्याल में असेंबली में जो बात हुई मैं सुनाता हूँ आपको। मौजूदा सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जब वो DGISI थे तो उन्होंने इमरान नियाजी जो उसको वजीर आजम थे, झुरलू इलेक्शन की बुनियाद पर उनको कहा कि आपकी एहलिया मुहतरमा करप्शन में मुलव्वस हैं, और उन्होंने ये बात हकायक की बुनियाद पर उनको बताई। तो उनको जाहिर है कि इसका बड़ा उनको गुस्सा चढ़ा, उन्होंने इसको बिल्कुल पसंद नहीं किया। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। यही वजह थी कि DGISI जनरल आसिम मुनीर की ट्रांसफ़र की, कि उन्होंने उस वक़्त के वज़ीर आज़म को कन्फ्रंट किया कि आपके अहल खाना करप्शन में मुलव्वस हैं। जनाब स्पीकर, ये बात मैंने इसलिए की कि मेरे ये ज़ाती इल्म में है। अच्छा भट्टी साहब, अब तो बड़ा आसान है कि अगर ये इल्म में भी है और एविडेंस मौजूद भी हैं तो खुद तो ज़ाहिर PDM की एक जो शफाफियत पे तो आप उंगली उठा नहीं सकते भट्टी साहब। तो खान साहब के बारे में या उनकी अहलिया के बारे में है तो इट इज़ वेरी इजी कि वो सामने ले आएँ वो सारे जो हैं। कि काजी साहब, ये जो बात फरमाई है मुल्क के वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ से गालिबा, जो मैंने जो सुना है, मुझे नहीं पता ये थे या नहीं,
उन्होंने कहा झुर्रू इलेक्शन के नतीजे में आने वाली हुकूमत में नवाज इमरान खान वज़ीर आज़म बने, उस वक़्त के DGI सैयद आसम मुनीर साहब ने उनको उनकी BGV के बारे में करप्शन का बताया और मेरे ज़ाती इल्म में है। ठीक, तो भाई आप प्राइम मिनिस्टर है, 2018 में जो झुर्रू इलेक्शन कराया था जिसने, आज ही कमीशन बनाया उनको सबको सजाएं दे। नहीं, 2018 के बाद भी कोई इलेक्शन हुआ है जिसके नतीजे में ये गवर्नमेंट आई है, ये भी झुर्रू इलेक्शन के नतीजे हैं। सब ये काबू आ गया, आप नहीं सोच सकते। मुझे पता ना ये नहीं कराएंगे इसकी इंक्वायरी, क्योंकि 2018 में इमरान खान की सीटें कम की गई हैं। 2018 में इमरान खान की सीटें कम, इन्हें कहीं करा दे, बहुत अच्छी बात है। वजीर आज़म भी आप है, और दूसरा मैं जितना सैयद आसम मुनीर साहब को जानता हूँ, चीफ आर्मी साहब, वो ऐसी गुफ्तगू किसी भी ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी से नहीं कर सकते जो उस वक्त में अपोजिशन में हो, कि जिन्होंने ओथ लिया हो कि मैंने अपने पाकिस्तान की खारजी और दाखिली कामों की हिफाजत करनी है। उस वक्त ये DGI थे, उन्होंने क्या इनको बताया? दूसरा चलो मान लिया इनको बताया, तो झुर्रू इलेक्शन की करा ले। झुर्रू इलेक्शन का मैं अब स्क्रिप्ट इकट्ठे कर रहा हूँ जो PDM ने तरीक चलाई थी, जो जो इल्ज़ाम लगाए थे और जो जो नारेबाजी हुई थी, गुजरांवाला, कोयटा, पिंडी। तो शहबाज शरीफ साहब से हमारी अदब एहतराम से गुजारिश है, PDM जिसके आप भी सरबराह रहे हैं, या मौलाना फरूर मान है, एक इंक्वायरी उसकी करा दे। उस पर मेरी इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाया गया था खलाई मखलूक ने इलेक्शन चोरी की है। उस वक्त तो ये कहते थे इमरान खान से तो हमारा मुकाबला ही नहीं, हमारा तो मुकाबला ही इस्टेब्लिशमेंट से है। क्या ये बयान था, आपको याद नहीं? अच्छी तरह। ये इमरान खान के साथ तो इनका मुकाबला ही नहीं था, ये तो नवाज शरीफ का बयान है। ये कह रहे थे हमारा मुकाबला है उसको लाने वालों से है। तो भाई उसको लाने वालों पे आज आप उनकी इंक्वायरी करा लें। काजी साहब इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है मुझे बताएं? हाँ, 150 पर्चे हैं, 151 भी हो जाने के की फर्क पड़ा नहीं। काजी साहब अब इस बयान पे मेरी एक ज़ाती राय है, नहायत काबिल एहतराम सैयद आसम मुनीर साहब दुरूद पाक बहुत पढ़ते हैं और 2-3 और विर्द करते हैं, जिन्होंने उन्हें ये विर्द बताया है। मेरी उनसे इत्तफाकन मुलाकात हो गई। इसकी DGI SPR को देनी चाहिए प्रेस रिलीज कि क्या आसम मुनीर साहब ने मौजूदा वज़ीर आज़म जो उस वक़्त नैब के मुल्ज़म थे, उन्हें वाकई ही ये बताया था कि जी मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उनकी अहलिया की करप्शन के बताए। ये तो मैं उसकी तरदीद या तस्दीक नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे इल्म में नहीं कि उन्होंने इनको बताया है। अब बकौल इनके रह गई बात झुर्रू इलेक्शन की, तो झुर्रू इलेक्शन का आज तहकीकात करा लें कादी साहब, सारे मसाइल ही हल हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं कितने कितने पर्दा नशीन अंदर होंगे। रात को 2 बजे किसने कहा मुझे हारे को जिताओ, ऐसे ऐसे राज अफशा होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सहाफत को कत्ल कर दिया गया, इसकी तदफीन कर दिया। मेरी एक गुजारिश है, इमरान रियाज ने अगर कोई गलत किया है, कहाँ है इस वक्त? अरशद शरीफ कहाँ है? 6 और सहाफ़ियों को आप बनाना चाह रहे हैं। खुदा का खौफ करो, रब ना बनो अल्लाह की ज़मीन पे। ज़िंदगी के फ़ैसले, मौत का वक़्त एक अल्लाह ताला ने तयन करना, और ज़िंदगी की हिफाजत मौत करती है। ना बनो खुदा। और ज़्यादातर ये अदारों को बदनाम करवा रहे हैं, पुलिस हमें ये धमकियाँ दिलवा के ना इधर उधर से अदारों को बदनाम करा रहे हैं। तो मेरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मोहतरम आज सैयद आसम मुनीर और चीफ जस्टिस उमर ताब बदयाल से गुजारिश है, ये कुछ लोग आपका निगरान हुकूमत नाम इस्तेमाल कर रही है। खुदारा पाकिस्तानी कौम आपकी है, इन्हें रिलीफ दें, इनकी बला बाला बात सुने और इन्वेस्टिगेशन कराए। सच हो तो उस पर कार्रवाई करें, गलत हो तो तब भी कार्रवाई। अच्छा भट्टी साहब, एक जो हमारा फेस्टरिंग वूंड है जिसे हम कहते हैं मैशत, मैं एक दो फिगर्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो वो कर्जा है जो हम बाहर से लेते हैं, एक हम अंदर से भी कर्जा लेते हैं। इस साल उसका एक रिकॉर्ड बना है। पिछले साल इस पीरियड में 1.41 ट्रिलियन यानी ये 14,000 अरब रुपए बनता है, क्योंकि जो अंग्रेजी का ट्रिलियन है वो 1,000 का होता है, खरब नहीं होता। इस दफ़ा हमने जो कर्जा लिया है कोई ज़्यादा नहीं, 2.97 ट्रिलियन हमने कर्जा लिया है। और जब मैं उसकी तफसील में गया, 2.7 ट्रिलियन 2900 अरब से ज़्यादा पैसे, 2900 अरब से ज़्यादा हमने कर्जा लिया है अंदर से, बाहर पाकिस्तान के अंदर से। हाँ जी। अच्छा, अब इसको हमने खर्च कहाँ किया? इसका जो ज़्यादातर पैसा गया है वो हमारी डेट सर्विसिंग में गया है। जो
एक शानदार माशी मॉडल खड़ा किया हफीज़ शेख साहब ने, इसाक डार साहब ने, मुइन कुरैशी साहब ने, शौकत अजीज़ साहब ने। ये मुल्क के बच्चे उन्हें बड़ी देर तक याद रखेंगे। और उसके नतीजे में जो पाइल अप हुआ, कर्जा हमारे ऊपर कर्जे के बोझ तले मार दिया। और अब बात क्या है? और यार बात क्या है, खान साहब के पास भी कोई वायबल, मैं माफ़ी चाहता हूँ, कोई इकोनॉमिक अल्टरनेटिव नहीं है। सर मैं उनके सामने ये बात कर चुका हूँ। और आप यहाँ की मैशत ठीक कर दो। अच्छा कायद साहब, आप इकानमी को समझते हैं, जिस मुल्क की इकानमी नहीं वो मुल्क में अनारकी हो जाती है। श्रीलंका से ज़्यादा यहाँ महंगाई है, वजह क्या है? मुझे थोड़ी सी मुझे आम शहरियों को समझाएंगे। श्रीलंका से ज़्यादा यहाँ महंगाई है और क़ुव्वत ख़रीद ना होने के बराबर है। इनकम बढ़ती नहीं, महंगाई पहाड़ों की तरह गिर रही है। क्या करे किसान, मजदूर, रेहड़ीबान, आम शहरी? देखें उसके पास, देखें अब क्या वो कर सकता है। इसे आप इस माशी बीमारी के, एक माशी बीमारी भी होती है, इसे हम अंग्रेजी में स्टैगफ्लेशन कहते हैं, यानी स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अफरात-ए-ज़र महंगाई, स्टैग्नेशन ठहराव। अब इस वक्त क्या है, आप पाकिस्तान में जो आपकी मैशत का पहिया है और जो पैदावार, जो भी हमारा छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर था, रोज़ खबर नहीं आती आज गुजरांवाला में फ़लाँ फैक्ट्री बंद होगी, आज कराची में फ़लाँ फैक्ट्री बंद होगी। तो इन बातों के काम करने वाले। कायद साहब मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ। आप कह रहे हैं फैसलाबाद में फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, गुजरांवाला में हो गई। मैं आपको चैलेंज करता हूँ ऑन कैमरा, मुझे आप साबित कर दें शरीफ फैमिली या जरदारी फैमिली पिछले 40 सालों में किसी एक साल इनका नुकसान हुआ, खजारे में गए हो, कोई एक साल? नहीं। मैं एक और बात करता हूँ। आप छोड़ दें ब्लैक इकानमी को, हम अंडर द टेबल जो खेल चलता है छोड़ दें। यहाँ इन फैमिलीज़ का 1997 से शुरू कर लें, इनका ग्रोथ रेट निकालें, आप शशदर रह जाएंगे। जहां मुल्क 3%, 2% कभी माइनस में खजल हो रहा था, जो टैक्स में इन्होंने पैसे डिक्लेयर किए हैं, उसका ग्रोथ रेट कोई मैशदान हमाम तो तालिब इल्म है वो निकालें तो इससे 3 गुना ज्यादा होगा। जिसमें मेरा दिल करता है कान पकड़ लूं। डू यू थिंक ये टैक्स पूरा देते हैं? मैं कहता हूं जी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, जो डिक्लेयर्ड इनकी मैशत थी वो तो जस्ट ले रही थी, वो तो बिल गेट शर्माता है। तो फिर मुरा क्यों डाउन किया? मुझे ये बताया। अगर इतने आइंस्टाइन और अरस्तू आपने बात बनाए थे। मैं आपकी बात आपको याद दिलाता हूं, आपने यही कही थी कि 2 मैशतें हैं, एक इस 1% की और एक 99% की, ये बुझक वक्त दोनों ऊपर नहीं जा सकती। आपने कहा था ना कि मैंने कहा 99% की ये हक तलफी करते हैं, फिर मेरी बात माने। हम तो कहते हैं कि आईने पाकिस्तान के तहत जो इस मुल्क के लोगों के माशी हकूक हैं वो हमें दे दें। नहीं, आईने पाकिस्तान आपको तलीम का हक नहीं देता है, इंसाफ का हक नहीं देता, इलाज देता है। कौन सा आइन कहता है कि आपके बच्चे बगैर इलाज के मर जाए, बगैर स्कूल के मर जाए? कौन का आइन कहता है कि आपके घर में पुलिस छापा मारे, औरतों को उठा के ले जाए, ये बच्चे साहब बताए ना कौन सा आइन है? मुझे सब जहां गरीब आदमी की बात है, आप मुझे बड़ी सॉरी, मैं जो जाना पड़ेगा, मगर बात यह है कि पापोश की क्या फिक्र, दस्तार संभालो, या जो मौज गुजर जैसे ये सारी बातें भूल जाएंगी, मैशत डोमिनेट करेगी आने वाले दिनों में। उसी को आप ठीक करेंगे तो हम सब बचेंगे। इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।